स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो डाला था, लेकिन मैं खुद में उतना सेटिस्फाइड नहीं था। इसलिए क्योंकि उसमें पैराग्राफ बाई और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं थे। सारे चैप्टर्स का एक साथ में था, आपको ये क्लियर नहीं पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक से कौन सा है। और अगर इस तरीके का हज़ारों भी एमसीक्यू आप कहीं से भी आप देख लोगे ना, तो आप अपने आप में सेटिस्फाइड नहीं रहोगे कि हमारा तैयारी इस चैप्टर से पूरा हो गया है। इसलिए आज मैं टॉपिक वाइज टॉपिक बताने चल रहा हूँ कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा बन सकता है, और सारा तैयारी यानी कि आपका इसमें पूरा हो जाएगा। एक वीडियो में तो संभव नहीं है कि पूरा का पूरा मैं कवर कर पाऊँ पूरा चैप्टर को, लेकिन फिर भी जितना अधिक से अधिक हो सकता है कोशिश करेंगे, और हो सकता है तो 2 या 3 वीडियो भी इसके बन सकते हैं। तो चलते हैं आज टॉपिक देखने के लिए, और इस चैप्टर को द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये है चैप्टर। इस फिगर को आप भली भांति समझ रहे हैं कि कौन सा चैप्टर का फिगर है ये, और किसने बनाया भी है। खैर, इससे बस नहीं है, हम चलेंगे एकदम एक एक करके। एक चीज़ और है कि ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो तभी आप पूरा फिट एकदम कर सकते हैं, परफेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं, जब आप टू द पॉइंट आपको जानकारी होता है। जैसे मान लो कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो कि अगर आपको एक क्वेश्चन किया, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक सही है, इसका मतलब कि 3 जो है ना गलत है। अगर उस तरीके से आप शुरू से अगर देखते हो, टॉपिक वाइज नहीं देख करके, तो जो गलत आंसर है वो भी कहीं न कहीं आपके माइंड में थोड़ा-सा प्रिंट छोड़ता है। और जब उस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, वो अगर उसके जगह में दूसरा कोई अगर आ जाता है ऑप्शन, तो आप कन्फ्यूज़ होने लगते हो। तो इसलिए टू द पॉइंट पहुँचना चाहिए, जो आंसर है उसी को टोटली एकदम देखना चाहिए, ठीक है? तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं टू द आंसर, हम लोग चलते हैं। देखो, कई तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि जो मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है पहले में, इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू अ फ्रेंच आर्टिस्ट। इस पर देखो 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू ने कब बनाया अपना प्रिंट, सीरीज ऑफ प्रिंट, ठीक है? एक क्वेश्चन ये कब के लिए पूछ सकता है। दूसरा हो सकता है हु वाज फ्रेडरिक सोर्यू, फ्रेडरिक सोर्यू कौन था, ठीक है ना? इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। या फिर जो अगला क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रेडरिक सोर्यू का ड्रीम क्या था, व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ फ्रेडरिक सोर्यू। तो उसका ड्रीम था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक देश को बनाना, ठीक है? कब आया था ये? तो 1848 में। किसने बनाया था? फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोर्यू, ठीक है? इसमें क्या दिखाया गया है तो वो चलो बाद में देखेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। चलिए आगे, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने क्या ये लोग ऑफर कर रहे हैं? जो लॉन्ग ट्रेन में जो लोग हैं, वो क्या ऑफर कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने में? तो होमेज ऑफर कर रहे हैं। क्या ऑफर कर रहे हैं? होमेज ऑफर कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में फ्रेंच रिवोल्यूशनरी लोगों ने किस चीज़ को पर्सनिफाइड किया है लिबर्टी के रूप में? तो एज अ फीमेल फिगर के रूप में पर्सनिफाइड किया है, यानी कि एलिगोरी बनाया है, ठीक है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में क्या है? तो एक हाथ में द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट है, और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, यानी कि दूसरे हाथ में है, ठीक है? उसके बाद में एब्सोल्यूटिस्ट का मीनिंग क्या होता है? तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है एक तरीके से पूरा सोवर्निटी वाला अधिकार, यानी कि एक राजा का शासन, तानाशाही जैसा। यूटोपियन विजन के लिए देखो, यहाँ पर मैंने दिया है यूटोपियन विजन के लिए, तो इसको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, व्हाट इज यूटोपियन विजन नहीं पूछेगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे दूँ, देखो यहाँ पर दिया हुआ है यूटोपियन का मीनिंग, ठीक है? क्या लिखा है? लिखा है अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ये आपको लाइन दे देगा, ठीक है? और इसी तरह का 3 और लाइन दे देगा, 3 और ऑप्शन दे देगा, जिसमें थोड़ा सा 1-2 वर्ड इधर उधर कर देगा। अब आपको बोलेगा कि इसे क्या कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए यूटोपियन, ठीक है ना? तो आपको टू द पॉइंट ये यूटोपियन का जो लिखा हुआ है ना, ये अभी मीनिंग, ये आपके दिमाग में अगर रहेगा, तो आपका कितना भी किसी भी तरह का ऑप्शन देगा तो आप वहाँ पर गड़बड़ाओगे नहीं, ठीक है? तो चलो वो हो गया। उसके बाद में है कि 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू ने जो ये बनाया फिगर, उस समय से पहले
कौन कौन से स्टेट नेशन स्टेट बन चुके थे? तो दो है, एक यूनाइटेड स्टेट है और दूसरा स्विट्जरलैंड है। ठीक है, चलो इधर में क्या क्वेश्चन बनेगा, तो फ्रांस का जो झंडा है उसका कलर कितने रंगों का है? तो ये ट्री कलर है उसका झंडे का। अच्छा, फ्रांस के बाद में कौन सा, हाँ सबसे पहले फ्रांस के बारे में बात करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सबसे नज़दीक यानी कि सबसे अब पहुंचने वाला कौन सा देश है? तो वो सबसे पहले हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस के बाद में कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी का झंडा का भी कलर यहाँ पर पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ जर्मनीज फ्लैग? तो ये हो जाएगा, थ्री कलर्स है उसके, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जर्मनी के बाद में, हालांकि इससे पूछेगा नहीं कि जर्मनी के बाद में और कौन कौन से देश है, तो ये सारा देश जो है कि लाइन में है और सब भी, लेकिन ये सब पूछेगा नहीं। चलो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्राइस्ट सेंस एंड एंजल्स गेज अपन द सीन, यानी कि क्राइस्ट इज सेंस एंड एंजल्स ऊपर से इस सीन को देख रहे हैं, ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? तो ये फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज करता है। फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दो पूछ सकता है। आपको ये मॉडर्न स्टेट का दे देगा, ये ऑलरेडी ये डेफिनेशन दे देगा, चार गो डेफिनेशन दे देगा आपको उसमें, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके, और आपको पूछेगा कि बताइए बताइए इसमें मॉडर्न स्टेट का कौन है, मतलब कि डेफिनेशन। तो आपको याद रखना पड़ेगा, सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी इज कॉल्ड मॉडर्न स्टेट। उसी तरीके से व्हाट इज नेशन स्टेट? तो उसके लिए आ जाएगा, नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स एंड नॉट ओनली इट्स रूरल कम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो ये जो है ना आपको डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि नेशन स्टेट क्या होता है, कौन है इसमें। अब हम लोग आते हैं यूनिट 1 में। ठीक है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अभी जो मैंने इसके मतलब जो पिक्चर होता है तो उसका कास्टिंग जो होता है उसी कास्टिंग था उधर में, तो उस कास्टिंग में जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं ना, उससे बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। ये भी आप माइंड में बैठा लेना। ठीक है, यानी कि मैं टोटल एकदम सॉल्यूशन देता हूँ। अगर अभी तक आपने देखा है और दूसरे जो और भी आने वाले हैं टर्म 1 में, जैसे 4 बुक हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री है, उसके बाद है ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, इनके भी वीडियो मैंने डाल दिए हैं जो टर्म 1 के लिए हैं। ऐसे ही डाला है मैंने, एकदम लाइन बाय लाइन, वो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। करीब आधे घंटे का एक वीडियो होता है, तो वो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, 10th क्लास का प्लेलिस्ट में। चलिए ये क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म का कब आया? तो सिंपल सी बात है, 1789 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन उसमें जुड़ सकता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आप जान लीजिएगा। ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या मतलब कि उद्देश्य बने, या उसके क्या इफेक्ट हुए, क्या इम्पैक्ट हुए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, यानी कि जो एक हाथ में मोनार्की के हाथ में जो था पूरा सोवर्निटी यानी कि अधिकार जो था ना, वो अब चेंज होकर के चला गया फ्रेंच सिटीजन के हाथ में, ये बदलाव आ गया। चलिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कि कलेक्टिव आइडेंटिटी आप मुझे बताइए। बट उसमें ये जो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ला पार्टी, और डिफरेंट टाइप का मीनिंग दे देगा। उसमें से एक तो मीनिंग रहेगा फादरलैंड, जो कि आपको आंसर में बताना है। इट मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ला पार्टी, तो आपको लिखना है फादरलैंड, एंड लीड सिटोयंस मीन्स सिटीजन। ठीक है, नाउ फ्रेंच फ्लैग कितने कलर का है? तो ट्री कलर का। ठीक है, और किसको रिप्लेस किया? तो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया। स्टेट जनरल को कौन इलेक्ट करता है? तो यहाँ पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, बट आप समझ लीजिए, एक्टिव सिटीजन्स उसको चूज करते थे। फ्रेंच स्टेट जनरल का रीनेम करके, यानी कि वो नाम चेंज करके क्या रखा गया? तो नेशनल असेंबली रखा गया। फिर क्या क्या किया गया? तो ये सारा चीज़ तो नहीं पूछेगा, लेकिन व्हाट विच टाइप्स ऑफ लैंग्वेज दे सकता है, विच टाइप्स ऑफ लैंग्वेज वे आर डिस्करेज्ड, तो यहाँ पर रीजनल डायलेक्ट्स वे आर डिस्करेज्ड। फिर विच लैंग्वेज बिकेम
द कॉमन लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ फ्रांस, तो आपको उसमें आ जाएगा फ्रेंच आ जाएगा। ये भाग कहाँ रहा है, आगे आते हैं। उसके बाद में ये भी नहीं, कुछ नहीं, आगे आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। हाँ, इसमें हो जाएगा कि स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगिन सेटिंग अप विच टाइप्स ऑफ क्लब्स, यानी कि कौन सी क्लब में शामिल होना शुरू कर दिए स्टूडेंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास के, तो आपको आंसर देना होगा जैकोबिन क्लब। ठीक है। अच्छा, फ्रेंच आर्मी कहाँ कहाँ मूव की, तो ये मूव की हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और मच ऑफ इटली। कब मूव की, तो इसका भी क्वेश्चन बनेगा, इसका भी आंसर हो जाएगा 1790। उसके बाद का क्वेश्चन बनेगा फ्रेंच आर्मी किस तरह की आइडिया को बाहर में ले जाना शुरू की, कैरी करना शुरू की, तो यहाँ पर हो जाएगा आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको बन जाएगा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब हम आगे आते हैं, तो आ जाता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, क्या नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय किया था, तो सिंपल सी बात है, पहले उसके डेमोक्रेसी था और नेपोलियन जब आया तो डेमोक्रेसी को हटा करके मोनार्कियल सिस्टम फिर से लागू कर दिया। इट मीन्स नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था। फिर सिविल कोड क्या है, सिविल कोड ऑफ 1804, तो सिविल कोड वो है जो नेपोलियन ने अच्छे अच्छे रिफॉर्म का काम किया था, उसी को सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो नेपोलियनिक कोड है, क्योंकि नेपोलियन ने किया था। अब ये सब जो चीज़ें हैं ये अभी बताने के लिए नहीं है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है कि क्या क्या नेपोलियन ने नेपोलियनिक कोड के अंदर में किया था। ठीक है ना, तो वो बहुत सारे सब चीज़ें हैं, ये आपको जनरली देखना पड़ेगा, लेकिन ये एक तरीके से पूछना नहीं चाहिए। ठीक है ना, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा कि क्या ऐसा काम हुआ जिसके वजह से लोग जो है ना करेंसी का लेन-देन करना शुरू कर दिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान को एक्सचेंज करना, लाना ले जाना, कैपिटल को मूव करना बहुत ईज़ी हो गया। तो उसके लिए हो जाएगा कि नेपोलियन ने स्टैंडर्डाइज़ कर दिया वेट एंड मेज़रमेंट को, और करेंसी को जो है ना वो फैसिलिटेट कर दिया, यानी कि कॉमन नेशनल करेंसी बना दिया सभी देश के लिए, यानी कि टोटल देश के लिए एक ही करेंसी बना दिया, पहले ऐसा नहीं था। फ्रेंच आर्मी को किस नाम से जाना जाता था, मेंज, मिलन, वार्सो, इन सभी जगहों पर, तो उसको बोला जाता था हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज़ और है, क्या-क्या किया था ऐसा काम नेपोलियन ने जिसके वजह से उसके सारे अच्छे काम ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पर इंक्रीज़ टैक्सेशन हो जाएगा, सेंसरशिप लागू किया था, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शंस इनटू द फ्रेंच आर्मीज़, यानी कि फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती का भर्ती करना। फिर उसका गोल था कि टोटल यूरोप को हम जीते और शासन करें। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 में यहाँ पर भी ये विशेष चीज़ नहीं, एक चीज़ पूछ सकता है कि विच टाइप्स ऑफ किंगडम वेयर इन जर्मनी, या फिर जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड्स वेयर डिवाइडेड इनटू विच टाइप्स ऑफ किंगडम्स, तो आपको आंसर देना होगा डचीज एंड कैंटोन्स। ठीक है, उसके बाद में हैप्सबर्ग अम्पायर जो है वो किस जगह पर शासन करता था, तो ऐसे तो इसके अंडर में बहुत सारे एग्जाम्पल में दिया है, बट मेनली उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया हंगरी अम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे देश आ जाएंगे, ये देश सबका नाम नहीं पूछेगा। बीच में एक इम्पोर्टेंट हमें लगा कि हंगरी के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो हाफ ऑफ पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, कौन सी भाषा, मैग्यार। ठीक है, फिर गैलिसिया, इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेटिक स्पोक पॉलिसी, गैलिसिया में अरिस्टोक्रेटिक लोग जो है ना वो पॉलिश भाषा बोलते थे। ठीक है, अच्छा, इनके बीच में जो हैप्सबर्ग अम्पायर है, चूँकि इसमें बहुत सारे छोटे-छोटे जो अभी के देश हैं, नेशन स्टेट बन चुके हैं, उस समय थे, तो ये सभी कोई आपस में कुछ भी शेयर नहीं करते थे, इनका कल्चर, लैंग्वेज, रीजन सब कुछ अलग-अलग होता था। फिर भी इनके बीच में टाई बाइंडिंग क्या था, तो इनके बीच में टाई बाइंडिंग था ओनली अलायंस टू द एम्परर, कॉमन अलायंस टू द एम्परर, इनका टाई बाइंडिंग था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
डोमिनेंट क्लास कौन थे उस समय यूरोप में? तो सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ये लोग डोमिनेंट क्लास के लोग थे। ठीक है। कौन लोग का शहर में भी घर था और फार्म हाउस टाइप का, यानी कि देहात वगैरह में भी था, तो वो भी हो जाएंगे अरिस्टोक्रेटिक। इनको कंट्री साइड में भी और टाउन हाउसेस भी थे। अच्छा, किस भाषा का यूज़ डिप्लोमेसी के लिए किया जाता था हाई सोसाइटी में? तो वो हो जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज। या फिर फ्रेंच लैंग्वेज को किस लिए यूज़ किया जाता था अधिकतर जो अरिस्टोक्रेटिक लोग थे उनके द्वारा? तो डिप्लोमेटिक इफेक्ट के लिए हाई सोसाइटी में। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। फिर हम आते हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में। ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि कौन कौन लोग थे नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए और मांग कर रहे थे अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज को ख़त्म करने के लिए? तो उसमें आ जाएगा एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के लोग। ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास के लोग क्या डिमांड कर रहे थे? तो ये लोग जो है ना, जो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज है वो और नेशनल यूनिटी बना रहे थे और अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज को ख़त्म करने की मांग कर रहे थे। यहाँ पर आ जाएगा टर्म लिबरलिज्म का मीनिंग क्या है? तो ये आ जाएगा लिबर मीन्स फ्री। ठीक है। अच्छा, इट इट मीन्स ये हो जाएगा लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम। ठीक है। चलिए, उसके बाद में है किस बात पर रेवोल्यूशनरी लोग लिबरल रेवोल्यूशनरी लोग जोर देते थे? तो ये लोग जोर देते थे कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट के ऊपर, यानी कि सरकार लोगों की सहमति से होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद में ये कह रहा है कि इक्वलिटी जो था लॉ के सामने, वो कहता है कि ज़रूरी नहीं था, यानी कि सभी को यूनिवर्सल सफ़रेज नहीं भी मिल सकता था। ये बात कहना था लिबरल लोगों का कहना था। चूँकि लिबरल का मीनिंग आप पढ़े पढ़े भी हैं 9th क्लास में, व्हाट इज़ रेडिकल, व्हाट इज़ लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स का तो अलग-अलग होता है और थिंकिंग, उसके बारे में आप लोग पहले भी ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। उसके बाद में पहले का किसको पहले वोटिंग राइट मिला हुआ था? राइट टू वोट किसको मिला हुआ था? तो प्रॉपर्टी ओइंग मैन को ही सिर्फ मिला हुआ था, जिसके पास संपत्ति होता था। ये आपको याद होगा कि जो कम से कम वहाँ की मजदूरी का 3 दिन का लोअर जो मजदूरी होता है, वो कम से कम 3 दिन के बराबर के मजदूरी का जो टैक्स के रूप में साल में देता था, उसी को मिला था वोट देने का अधिकार। और जो सबसे ज़्यादा हायर टैक्स पेयर था, उसको चुनाव लड़ने की परमिशन थी। औरतों को क्यों नहीं था वोटिंग अधिकार? तो औरतों को माना जाता था स्टेटस ऑफ अ माइनर सब्जेक्ट। ठीक है ना, इनको माना जाता था कि आप फादर एंड हस्बैंड के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए आपको वोटिंग अधिकार नहीं है। वो दे देंगे वोट, आपका काम खत्म। कहता है ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड। क्या था स्ट्रॉन्ग डिमांड 19th सेंचुरी के समय में? तो आप ये देख लीजिए, डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास क्या था? तो स्ट्रॉन्ग डिमांड था कि अब सरकार को हटाया जाए, यानी कि नई सरकार को लाई जाए, ये डिमांड था। ठीक है। आगे आते हैं, कितने थे स्टेट्स जर्मन कन्फेडरेशन में? तो 39 थे। चलिए, एक चीज़ और है कि 1833 में हैम्बर्ग से नरम्बर्ग के बीच में कितने जगह पर कस्टम ड्यूटीज़ देने पड़ते थे, यानी कस्टम बैरियर कितने जगह पर थे? तो 11 जगह पर थे। कितने परसेंट देने पड़ते थे कस्टम ड्यूटीज़ ईच पोस्ट पर? तो 5% देने पड़ते थे। ठीक है। वहाँ का जो मेज़रमेंट का यूनिट था वो क्या कहते हैं उसको? तो एल कहते हैं। ये भी नहीं पूछेगा कि कहाँ पर कितना, मतलब कि एक एल में कितना सेंटीमीटर कपड़ा होता था, वो भी नहीं पूछना चाहिए। चलिए, व्हाट वाज ज़ोल्वेराइन? तो ज़ोल्वेराइन वाज अ कस्टम यूनियन। व्हेन वाज इट मेड? कब ये बना? तो ये 1834 में बना। ये भी हो सकता है हु इनिशिएटेड टू मेक अ कस्टम यूनियन? तो इसके लिए हो जाएगा प्रसिया। कौन शुरुआत किया था? तो प्रसिया। कौन आकर के मिल गया था? तो मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इसमें आकर के मिल गए थे। क्या किया था ये ज़ोल्वेराइन? तो इसने रिड्यूस कर दिया था नंबर ऑफ करेंसी को। 30 टाइप का पहले चलता था, उसको 2 टाइप में बदल दिया। मेन काम उसका वही था। ठीक है। कंजर्वेटिव का क्या बिलीव था?
तो कंजर्वेटिव का बिलीव ये था कि एक सोसाइटी इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, ठीक है, मोनार्की के जैसा। चलिए आगे हम आते हैं। अब उस समय 1815 में कह रहा है कि जो कौन कौन मेनली यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव थे, तो ये 4 देश थे। कौन कौन? ब्रिटेन, रसिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रशिया को प्रशा भी बोलते हैं। और यही चारों मिल करके नेपोलियन को हराए थे। कौन हराए थे चारों? तो ये चारों देश का नाम आ जाएगा। फिर नेपोलियन को कहाँ पर हराया गया था? हालांकि इसमें नहीं लिखा है, लेकिन इसको हराया गया था वाटरलू में। कब हराया गया था? तो 1815 में, ठीक है। उसके बाद में इन चारों देशों ने एक बैठक किया, ठीक है, नेपोलियन को हारने के बाद में। कहाँ पर किया? तो वो वियना में किया, ठीक है। वियना में जो ये मीटिंग हुआ था, बैठक हुआ था, उसको होस्ट कौन कर रहा था? तो कांग्रेस होस्ट कर रहा था। उसके हेड कौन थे? तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे, ठीक है। चलिए, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ? 1815 में, नेपोलियन के जस्ट हारने के मरने के बाद में, ठीक है। इसका क्या मतलब कि ऑब्जेक्टिव था? तो इसका ऑब्जेक्टिव था फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रीस्टोरेड टू पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी हैड इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। यानी कि एक तो ये कि जो कंजर्वेटिव शासन था पहले जो फ्रांस में वो बोर्बो राजवंश का, उसको रीस्टोर करना था फिर से। एंड अ सीरीज A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion। अब इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि क्यों जो है बाउंड्रीज पर अलग अलग देशों का स्टेट का मतलब कि सीरीज सेटअप किया गया, तो टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये है जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। यानी कि कौन सी जगह को ये चारों देश नहीं आपस में बांटे, कौन सी जगह नेपोलियन का जो था, तो वो नेपोलियन का जो जीता हुआ जगह था उसको आपस में बांट लिए थे, बट जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो 39 स्टेट था उसको छोड़ दिए, टच नहीं किए, ठीक है। आगे आइए। अब जो है कि बना ये कौन बना था? लुइस 18th बना था, हाँ, लुइस 18th, ठीक है। उसके बाद में चार्ल्स बना था, चार्ल्स, ठीक है। तो 1815 में कौन बना? बोर्बो राजवंश का राजा लुइस 18th बना था। और ये कंजर्वेटिव शासन यहाँ से चालू हो गया, ऑटोक्रेटिक टाइप का, यानी कि तानाशाही टाइप का फिर से, ठीक है भाई। जहाँ नहीं समझ में आएगा ना, वहाँ पर आप मुझे बिल्कुल एकदम बेधड़क कमेंट करके पूछ सकते हो। अब आते हैं हु वॉज ग्यूसेपी मेजिनी। तो ग्यूसेपी मेजिनी कौन था? तो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी था। वेयर वॉज ही बोर्न? तो ही बोर्न इन जिनेवा। वेन? कब जन्म लिया था? 1807 में। क्या था वो? तो वो कार्बोनरी सोसाइटी का, सेक्रेट सोसाइटी होता है, कार्बोनरी सोसाइटी का एक मेंबर था। कितने उम्र में वो मतलब एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया, और कब वो उसको एग्जाइल किया गया, यानी देश से बाहर निकाला गया? तो एट द एज ऑफ 24। फिर कब वो लिगुरिया पर रिवोल्यूशन किया, अटेम्प्ट किया, यानी कि आक्रमण किया? 1831 में, ठीक है। फिर उसने कौन कौन सा सेक्रेट सोसाइटी बनाया? तो यंग इटली बनाया। कहाँ पर बनाया? मार्सलीज में बनाया। उसके बाद यंग यूरोप बनाया, दूसरा सेक्रेट सोसाइटी। कहाँ बनाया? तो बर्न में बनाया, ठीक है। मेजनी का क्या थिंकिंग था, या फिर मेजनी का क्या कहना था, ठीक है। या फिर ये लाइन लिख करके पूछ सकता है, इसको किसने कहा? तो ये जब सुन लीजिए। मेजनी बिलीव्ड दैट गॉड हैड इंटेंटेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। ये लाइन आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में मेटरनिक ने ग्यूसेपी मेजनी के बारे में क्या कहा था, या ये लाइन लिख करके आपसे पूछ सकता है कि किसने कहा था और किसके लिए कहा था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ये मेटरनिक ने कहा था ग्यूसेपी मेजनी के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं, यूनिट 3 में हम आ गए, बट मैं चाहता हूँ कि यूनिट 2 तक ही आज रहने दूँ। यूनिट 3 का और 4 का मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, और वो भी जल्द ही आ जाएगा। इट मीन्स कल हो सकता है, तो फिर आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो
बने रहिए यूनिट 3 एंड 4 को देखने के लिए, उसके बाद का फिर और आएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में जो भी आप जानते हो जिनको, और जो नहीं देखते हैं हमारे वीडियो को उनके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपकी तैयारी अच्छी हो, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक।